नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक सीरीज है जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, उनका एक सीरीज लेकर अभी आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज होंगे। तो आइए हम देखते हैं, जो कि समसामयिक घटनाओं पे होंगे और ये काफ़ी करंट के न्यूज़ होंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए एक लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है। तो इससे पहले यह जांच करते हुए कि डार्क मैटर का आकार क्या है, उनकी गति क्या है, वो तारों की गति को कैसे प्रभावित कर सकता है, जिसमें बहुत सारे रिसर्च किए गए, प्रयोग किए गए, जिसमें वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जो अवरुद्ध आकाश गंगाएं हैं उनमें डार्क मैटर हेलो के माध्यम से अक्ष के बाहर की ओर झुकने आउट ऑफ प्लेन के कारण समझा जा सकता है। तो डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा कि डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेश नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने ही हाल ही में ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए एक लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्योहार मनाया है? दोस्तों, साओ जोआओ जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, 24 जून को गोवा राज्य में मनाया जाता है। हर साल 24 जून को गोवा राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको देते हैं कि साओ जोआओ जो बैप्टिस्टिक सेंट जॉन की स्मृतियों से जुड़ा है। जो ये फेस्टिवल है बैप्टिस्ट सेंट जॉन की स्मृतियों से जुड़ा है। दोस्तों, इस अवसर पर, इस फेस्टिवल के अवसर पर सभी विवाहित महिलाओं को अपने घरों में ले जाने के लिए मौसमी फलों से भरी टोकरी भेंट की जाती है। समझ रहे हैं आप? दोस्तों, इस फेस्टिवल के अवसर पर जितने भी विवाहित महिलाएं होती हैं उनको अपने घर में ले जाने के लिए मौसमी फलों से भरी टोकरी भेंट की जाती है। दोस्तों, ये परंपरा है, प्रचलन है इस त्यौहार का। और नवविवाहित जो दामाद होते हैं इस त्यौहार को अपनी माँ के ससुराल में मनाते हैं। दोस्तों, यह फेस्टिवल गोवा के गांव में स्थानीय युवक पत्तियों के मुकुट पहनकर और फेनी की बोतलें लेकर जुलूस पर भी निकलते हैं। और अंत में ये जुलूस एक तालाब के या एक कुएं के पास पहुंचता है और जिसमें वे छलांग लगाते हैं। तो ये इस फेस्टिवल का परंपरा है, कार्यक्रम है, जो कि गोवा राज्य में 24 जून को हर साल मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा।
और गोवा का राजधानी क्या है? पणजी। आप सबको मालूम ही है गोवा की राजधानी पणजी। तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम आउट 2022 टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? दोस्तों टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। दोस्तों आप याद रखिएगा, स्कॉटलैंड की राजधानी, यहाँ पूछ रहा है किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। दोस्तों यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चंस आपसे जांचने का प्रयास किया जा रहा है। एक ठो कि आपको आपके नॉलेज में ये टेस्ट का पता चलेगा कि एडिनबर्ग किस शहर का राजधानी है, किस कंट्री की वो राजधानी है, ये पता चल जाएगा। और दूसरा दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है, ये भी पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की ही राजधानी एडिनबर्ग होती है। तो जिसे ये केवल मालूम होगा किस देश की राजधानी एडिनबर्ग, तो स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, उससे भी सही आंसर का पता लगा सकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्कॉटलैंड। दोस्तों हाल ही में एक सूची आया है, इस सूची में शिकागो जो कि एडिनबर्ग के बाद है, मेडिनलिन, ग्लासगो, एम्स्टर्डम, मराकेच का स्थान इन सबों में है। वहीं अगर इस सूची में भारतीय शहर की बात करें तो 14वें स्थान पर भारत शहर का जो मुंबई है वो इसको स्थान दिया गया है और दिल्ली को 26वां स्थान दिया गया है। टाइम आउट 2022 में भारत का सबसे अगर सर्वश्रेष्ठ शहर में 14वें स्थान पे मुंबई को स्थान दिया गया है भारत की तरफ से, जो पहला है, और दूसरा दिल्ली को 26वें स्थान पर स्थान दिया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों राशन की दुकानों के जरिए खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की जो राज्यों की रैंकिंग है उसमें उड़ीसा शीर्ष पर है। दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये भी आप याद रखिएगा। उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन दोनों का स्थान आता है। तो राज्यों की रैंकिंग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में उड़ीसा पहले स्थान पर है। दोस्तों उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा पहले स्थान पर है, उड़ीसा पहले स्थान पर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीन और किस देश द्वारा गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? चीन और पाकिस्तान के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और पाकिस्तान द्वारा सी गार्डियंस 2 एक समुद्री अभ्यास को आयोजित किया गया। दोस्तों इसका आयोजन पाकिस्तान नौसेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा किया गया है। दोस्तों यह नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा खतरों के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया में सुधार पर केंद्रित है। इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यह रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देशों की नौसेनाओं की जो नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाना है। दोस्तों यह अभ्यास संघाई में जल और हवाई क्षेत्र में आयोजित किया गया था।
तो चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान द्वारा समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। सी गार्डियंस 2 पाकिस्तान द्वारा, चीन और पाकिस्तान द्वारा। सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के अधिकारियों ने वरोवा माइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने वरोवा माइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है। दोस्तों जो मधुमक्खियों को मारने का निर्णय बादाम, मैकाडामिया नट्स और ब्लूबेरी सहित कई फसलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो कि पराग जो होते हैं परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए राष्ट्रीय ध्वज पर जो जीएसटी दर लागू किया गया है वह कितना है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0%। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा झंडा है उसको बिक्री पे उस पे 0% जीएसटी दर को लागू करना है, ऐसा वित्त मंत्रालय का आदेश है। आपको बताते चलें दोस्तों कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री है, जो जीएसटी है, वस्तु व सेवा कर से छूट दी गई है, उस पे 0% जीएसटी लागू किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चाहे वो मशीन से बना हो या पॉलिस्टर का, उस पे वस्तु एवं जो सेवा कर है जीएसटी है उससे उसको मुक्त रखा गया है। दोस्तों वित्त मंत्रालय का जो यह स्पष्टीकरण है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा पहल की पृष्ठभूमि में आया है। इस पहल के तहत आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हर भारतीयों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 0%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया का पहला स्थान मिला है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, जिसको पहला स्थान मिला है, केरल को एशिया का पहला स्थान मिला है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों 2020 में प्रकाशित पहले GSER में केरल को एशिया में 5वां स्थान और दुनिया में 20वां स्थान मिला था, और केरल ने इस स्टार्टअप पावर हाउस बनाने के लिए वर्ष 2006 में केरल स्टार्टअप मिशन की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तैरता
सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा रामागुंडम जो कि तेलंगाना में पूरी तरह से चालू किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में चालू किया गया है। दोस्तों इस प्लांट की जो क्षमता है वो 100 मेगावाट है, जो कि काफ़ी उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के साथ संचालित किया गया है। और दोस्तों इस परियोजना में टोटल 49 ब्लॉक्स में बांटा गया है और प्रत्येक ब्लॉक में 2.5 मेगावाट की क्षमता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों नोवाक जोकोविच ने विंबलडन का टाइटल एक बार फिर अपने नाम कर लिया है। दोस्तों नोवाक जोकोविच ने ही विंबलडन 2022 के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में निक कर्गियोस को मात दी। ये याद रखिएगा, किसको हराया नोवाक जोकोविच ने? निक किर्गियोस को मात देके ये विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है। दोस्तों ये PIVOT रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उपकरण है। दोस्तों यह उपकरण व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में भी मदद करेगा। दोस्तों PIVOT के चलते उन जीवों की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में PIVOT एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हमारे शरीर में कैंसर के कीटाणु पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनका जिम्मेदार कौन है, उनका कारक क्या है, इन जो भविष्यवाणी वाली जो बात है, फ्यूचर बेस्ड जो ये तथ्य हैं, उनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड के तहत उन कारकों को ये पैदा करने में जिम्मेदार होगा। उनको पता लगाएगा किस कारण से किसी व्यक्ति में कैंसर के वो जो कारक है वो पैदा हो रहे हैं, उन कारणों को, उन जिम्मेवारियों को ये खोजने में काम करेगा। तो IIT मद्रास द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों शिंजो आबे जो जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, दोस्तों वह एक संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले
चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जो कि यह जापान का सर्वोच्च सम्मान है। जापान के जो सम्राट मेजी ने 1876 में ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी और शिंजे आबे की जो मृत्यु है वो 8 जुलाई 2022 को उस समय कर दी गई, हत्या कर दी गई जब वह नारा शहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को उनके मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार घाना में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। मारबर्ग वायरस जो रोग होता है वो इबोला के समान होता है। इस वायरस की मौजूदगी की अगर पुष्टि के लिए सैंपल अब सेनेगल के रिसर्च सेंटर भेजे गए हैं। दोस्तों इन दोनों की मौत के बाद कोई नया मामला अभी तक सामने नहीं आया है। दोस्तों अगर मारबर्ग की बात करें तो ये मारबर्ग वायरस एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है। यह इबोला का जो परिवार है उसी के आसपास से, उसी के परिवार से संबंधित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाना। घाना में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए घाना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रति वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। दोस्तों इस वर्ष 2022 में यह 2 जुलाई को सहकारिता आंदोलन के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया गया। दोस्तों अगर इसके उद्देश्य की बात अगर हम करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के जो समान लक्ष्य हैं उनके उद्देश्यों को साझा करने के तरीके पर प्रकाश डालते हुए सहकारी समितियों के बारे में एक जागरूकता फैलाना इनका मूल उद्देश्य होता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन को मनाने का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो डॉक्टरों को जो उनके अमूल्य योगदान है उनके लिए सम्मान देना हमारा मूल उद्देश्य होता है। इस डॉक्टर्स डे को मनाने का जो मेन उद्देश्य है उनके योगदान को हम सम्मान दे सकें। दोस्तों डॉक्टर जो होते हैं समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कोरोना महामारी में देखा भी है। तो इसलिए
उनके सम्मान में हम प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। दोस्तों, भारत ने वर्ष 1991 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले डॉक्टर्स डे 1991 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? दोस्तों, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। दोस्तों, ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पहली बार स्कूली शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ के उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, वहाँ के जो मुख्यमंत्री, याद रखने वाली बात है, पुष्कर सिंह धामी हैं। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? दोस्तों, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को एशियाई कप क्वालिफिकेशन में प्रभावशाली प्रदर्शन का फायदा हाल ही में जारी ताज़ा फीफा विश्व रैंकिंग में मिला है, जिसमें वह 2 पायदान फायदे से 104वें स्थान पर पहुंच गई है। दोस्तों, एशियाई फुटबॉल परिसंघ में अगर सदस्य में भारत पहले की तरह 19वें स्थान पर बना हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर है। 104वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? दोस्तों, भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में, कहाँ? दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। दोस्तों, अगर हम पल्लवी सिंह की बात करें तो ये कानपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है। और अगर इस प्रतियोगिता में हम टोटल पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल 110 देशों ने भाग लिया था। तो पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की बात करें तो इसमें भारत का स्थान क्या रहा है?
तो 150वां स्थान इसमें भारत ने प्राप्त किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत ने 150वां स्थान हासिल किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें टोटल 180 देशों ने भाग लिया था और पिछले साल भारत का जो रैंकिंग था वो 142 था, उससे गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। अगर हम नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी देश है छोड़कर उसको, भारत के पड़ोसियों की रैंकिंग भी सूचकांक के साथ काफ़ी नीचे खिसक गई है। नेपाल की अगर बात करें हम तो ये 30 अंक की बढ़त के साथ 76 स्थान पे पहुंच गया है और पाकिस्तान 157वें पे है, श्रीलंका 146वें पे है, बांग्लादेश 162वें पे पहुंच चुका है। तो नेपाल को छोड़कर बाकी हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इनकी रैंकिंग में गिरावट आई है और भारत की रैंकिंग में भी हम देख सकते हैं कि पिछले साल जहां 142वें स्थान पे था वो अब 150वें स्थान पे पहुंच चुका है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? दोस्तों कर्नाटक की सिन्नी सेठी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर बनी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिन्नी सेठी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। सन्नी सेठी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सीरीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए भारत में रहने के लिहाज से सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। तो हम देख सकते हैं कि मुंबई की ग्लोबल रैंकिंग है 103 है, जबकि बेंगलुरु की 114 है और चेन्नई की 125 है और दिल्ली की तो 129वीं है। दोस्तों अगर हम क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग छात्रों को उनके अध्ययन निर्णयों के लिए रिलीवेंट फैक्टर्स की एक सीरीज के बारे में स्वतंत्र डाटा देती है, जिसमें छात्रों की सामर्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, विश्वविद्यालय का मानक और उस स्थान पर अध्ययन करने वाले पिछले छात्रों के विचार शामिल होते हैं। तो इसमें मुंबई दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च शहर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? दोस्तों इसका आंसर तो लगता नहीं है कि मुझे बताने की ज़रूरत है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश, आप देख सकते हैं कि कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। दोस्तों 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा। एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग ने कहा कि विश्व की जनसंख्या
15 नवंबर 2022 को 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। तो हम देख सकते हैं कि हम कितने तेज रफ्तार से प्रोग्रेस कर रहे हैं केवल जनसंख्या के मामले में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा की गई थी। 11 जुलाई। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? दोस्तों विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन बी, चीन में किया गया। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की नियुक्ति निम्न पद पर हुई है। दोस्तों न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की नियुक्ति अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद के रूप में हुई है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद, रंजन प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हर वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए चुना गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया था। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि 29 जून को मनाया जाता है। अगर पूछे विश्व सांख्यिकी दिवस तो 20 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? दोस्तों G20 की जो बैठक है वो जिसे कि ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, जिसमें यूरोपीय संघ समेत 20 कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। और भारतवर्ष 1999 में G20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य रहा है। और G20 की जो बैठक है वह 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 में G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में होगी, 2023। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? दोस्तों गीता गोपीनाथ को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की
दीवार में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ दोस्तों यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाला पहले भारतीय रघुराम राजन थे। उन्होंने 2003 से 2006 के दौरान IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक के रूप में कार्य किया था। और गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल होने वाली गीता गोपीनाथ हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? दोस्तों झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में भाग लेने वाला तीसरा राज्य बन गया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है। दोस्तों राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला इलाके में सीकर जिले के खंडेला इलाके में खनन शुरू करने की तैयारी चल रही है। यहाँ यूरेनियम और इससे जुड़े खनिज के विशाल भंडार दोस्तों लगभग 1086 हेक्टेयर क्षेत्र में पाए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसी के साथ दोस्तों यहीं पे ये सीरीज 30 क्वेश्चंस का समाप्त होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने सीरीज लेकर आया था, जो कि आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं ही। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी के साथ यहीं पे नेक्स्ट मोटिवेशन देख के हम यहीं पे अपना ये समाप्त करेंगे। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। दोस्तों आप देख सकते हैं तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। दोस्तों अधिकांश लोग हम देखते हैं कि वे अपना जीवन का अधिकांश समय सोचने में ही बिता देते हैं, क्या करें, कब करें, कैसे करें। वो जो चुनौती होती है उनको स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं जल्दी। वे सोचने में ही ज़्यादा अपने जीवन का समय व्यतीत कर देते हैं। तो चुनौतियों को स्वीकार करें, उनसे भागे नहीं। और आप जो भी समाज को दे सकते हैं, जिस काम लायक आप जो समाज के काम आप आ सकते हैं, जो भी आपकी उपयोगिता है वो समाज को आप दें। किसी के कंपेयर में आप नहीं जाएं और आपको सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। और आप आगे बढ़िए। आगे का रास्ता नहीं मालूम है, जहाँ तक मालूम है वहाँ तक चलिए, वहाँ से आगे का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। इसीलिए आप निकलिए, आप चलिए। पहले समय को भी इसका इंतज़ार है कि आप कब उसकी तलाश में निकल रहे हैं, आप अपने वजूद की तलाश में कब निकल रहे हैं। इसीलिए यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। तो बहुत जल्द हम नया सीरीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।